नमस्कार, वंदे मातरम दोस्तों। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए 4 महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर आया हूं। जैसे कि आप बोर्ड पर देख सकते हैं, पहली जानकारी यह है कि 2006 से पहले के पेंशनरों के लिए एसीपी का पार्ट ऑर्डर जारी किया जाने लगा है। जी हां, मैं आपको रिकॉर्ड ऑफिस का पत्र और पार्ट ऑन ऑर्डर की कॉपी दिखाकर इस बारे में बताऊंगा। इसके अलावा छठे वेतन आयोग के एरियर का भुगतान अब भी किया जा सकता है। अगर आपको छठे वेतन आयोग का एरियर नहीं मिला है तो इसका एक उदाहरण भी मैं आपको दिखाऊंगा। और हां, नवंबर महीने में 1,20,980 का एनपीसी जारी कर दिया गया है, यानी नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट भेज दिया गया है। छठे वेतन आयोग का एरियर पेंशनरों को अभी तक नहीं दिया गया था। इस पर आगे हम विस्तार से समझेंगे। साथ ही कोरोना काल में जो डीए फ्रिज किया गया था, उसके परसेंटेज के हिसाब से पेंशनरों को लाभ देने के लिए रिकॉर्ड ऑफिस ने एक पत्र पीओआर को भेजा है, जिसे मैं आपको आगे दिखाकर समझाऊंगा। इसके अलावा 53 पर डीआर के 4 महीने के एरियर और ओआरओ पीथा के एरियर को लेकर स्पर्श और सीपीपीसी के बीच मिली भगत का मामला सामने आ रहा है। इसके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। तो इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं। और हां, यदि आप पहली बार चैनल का वीडियो देख रहे हैं तो मेरा आपसे हमेशा की तरह अनुरोध है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद और ऑथेंटिक जानकारी प्राप्त करते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि चैनल में अपलोड होने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी प्री 2006 के पेंशनर्स के लिए एक खुशखबरी है। एसीपी का पार्ट 2 ऑर्डर रिकॉर्ड ऑफिस से पब्लिश होना शुरू हो गया है। जी हां, रिकॉर्ड ऑफिस ने 2006 से पहले के पेंशनर्स के लिए एसीपी लागू करना शुरू कर दिया है। 10 साल की सर्विस में नायक ग्रेड और 20 साल की सर्विस में हवलदार ग्रेड के लिए एसीपी लागू होंगे, और ये 2 ग्रेड ही एसीपी के लिए मान्य हैं। और यह भी ध्यान में रखने वाली बात है कि यह एसीपी 7 अगस्त 2003 से लेकर 21 दिसंबर 2005 के बीच रिटायर हुए पेंशनरों पर लागू होता है। इस बारे में एक लेटर जारी हुआ है जो बंगाल इंजीनियर ग्रुप रिकॉर्ड ऑफिस का है और तारीख 9 नवंबर 2024 की है। इस लेटर में पेंशनरों को एक महत्वपूर्ण और खुशखबरी दी गई है। जी हां, 2006 से पहले रिटायर हुए पेंशनरों को, जिनकी 10 साल की सर्विस पूरी हो चुकी थी, एसीपी लागू था। अब रिकॉर्ड ऑफिस ने उनका एसीपी पार्ट 2 ऑन ऑर्डर जारी कर दिया है। यह लेटर इस बात की पुष्टि करता है कि इट इज इंटीमेटेड दैट योर केस फॉर रिवीजन ऑफ एसीपी 1 नायक ग्रेड with effect from 7th August 2003 has been published by this office, Wide Record Part 2 Order Number। इस प्रकार उनका पार्ट 2 ऑन ऑर्डर जारी कर दिया गया है। चलिए, यह वाकई एक बड़ी बात है दोस्तों, क्योंकि 2006 से पहले के पेंशनरों के लिए अगर उनका पेंशन एसीपी नायक या एसीपी हवलदार के हिसाब से एडजस्ट हो जाता है तो यह एक बहुत बड़ी खबर है। पेंशनरों को इस बारे में जानकारी मिलने के बाद उन्होंने सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस डाली और अब जाकर रिकॉर्ड ऑफिस से पार्ट 2 ऑन ऑर्डर जारी होने शुरू हुए हैं। हालांकि इस पार्ट 2 ऑन ऑर्डर के बाद भी अगर टाइम बाउंड सैंक्शन लगाकर रिकॉर्ड ऑफिस ने पब्लिश किया है तो फिर पीओआर द्वारा पेंशन को एडजस्ट किया जाएगा। अब मैं आपको पार्ट 2 ऑर्डर की कॉपी दिखाता हूं ताकि आप इसे सही तरीके से समझ सकें। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यह रहा दोस्तों पार्ट 2 ऑर्डर की कॉपी, जिसमें यह साफ साफ बताया गया है कि 7 अगस्त 2003 से एसीपी लागू है और नायक स्केल का एसीपी लागू किया गया है। यह पार्ट 2 ऑर्डर 7 नवंबर को पब्लिश हुआ है। यह वाकई में एक बड़ी बात है कि 2006 से पहले के पेंशनरों को अब एसीपी का पार्ट 2 ऑर्डर मिलने शुरू हो गए हैं। आप सबने देखा कि रिकॉर्ड ऑफिस धीरे धीरे एसीपी के पार्ट 2 ऑर्डर जारी कर रहा है, जो पेंशनरों के लिए एक महत्वपूर्ण और खुशी की खबर है।
पहले पेंशनरों को एसीपी के बारे में कोई जानकारी नहीं होती थी कि यह क्या होता है और किसे लागू होता है, लेकिन हमारे साथ जुड़ने के बाद या फिर सोशल मीडिया पर आने के बाद अब आपको इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियां मिल रही हैं जिससे आपको इसका फायदा हो रहा है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। छठे वेतन आयोग का एरियर अब 2024 में भुगतान होने जा रहा है। जी हां, छठा वेतन आयोग जनवरी 2006 से लागू हुआ था, लेकिन अगर किसी को उसका एरियर का भुगतान नहीं हुआ है तो अभी भी वह भुगतान किया जा सकता है। इसका एक उदाहरण मैं आपको दिखाऊंगा। 1,20,980 का नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट और कैलकुलेशन शीट जारी कर दी गई है। अब मैं आपको सीधे नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट और कैलकुलेशन शीट दिखाता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, यह एसबीआई का सीपीपीसी द्वारा जारी किया गया नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट है। यह नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट छठे वेतन आयोग के दौरान पेंशन रिवीजन का लाभ न मिलने वाले पेंशनरों के लिए है। जब पेंशनरों ने ग्रीवेंस डाला, तब जाकर सीपीपीसी ने इस नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट को तैयार करके स्पर्श को भेज दिया। अब जैसा कि आप देख रहे हैं, यहां पर कुल 1,20,980 का एरियर है और यह एरियर 1 अगस्त 2007 से लेकर 31 अगस्त 2007 तक है, 2010 के बीच का है। इन पेंशनरों को छठे वेतन आयोग के दौरान पेंशन रिवीजन का लाभ नहीं दिया गया था जो उन्हें मिलना चाहिए था। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पेंशनरों ने जब ग्रीवेंस डाला तब यह नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट एसबीआई के सीपीपीसी द्वारा तैयार करके स्पर्श को भेज दिया गया और जैसा कि आप देख सकते हैं, इस पर एसबीआई का स्टैंप भी लगा हुआ है जो यह प्रमाणित करता है कि यह सर्टिफिकेट अब स्पर्श को भेजा जा चुका है। इसके बाद पेंशनरों को बहुत जल्दी छठे वेतन आयोग का एरियर संबंधित भुगतान मिल जाएगा। अब मैं आपको कैलकुलेशन शीट भी दिखाता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, कैलकुलेशन 1 जनवरी 2006 से शुरू किया गया है, लेकिन उस समय का कोई एरियर नहीं बन रहा था। अब अगस्त 2007 से लेकर 31 अगस्त 2010 तक का एरियर कैलकुलेट किया गया है। जैसे ही आप पूरा एरियर कैलकुलेशन देखें, यह दिखाई देगा कि यह एरियर कुल मिलाकर कितना बनता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस कैलकुलेशन के अनुसार 1,20,960 का एरियर है और इसी कैलकुलेशन के हिसाब से नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट तैयार किया गया है जिसे सीपीपीसी ने स्पर्श को भेज दिया है। इस सर्टिफिकेट के मिलने के बाद पेंशनरों को बहुत जल्दी उनका भुगतान हो जाएगा। आप सभी से यह अनुरोध है कि अगर किसी पेंशनर का छठे वेतन आयोग या 7वें वेतन आयोग के हिसाब से पेंशन रिवीजन नहीं हुआ है तो आप भी आज ही इस मामले में कार्रवाई करें, ग्रीवेंस डालें और सीपीपीसी द्वारा नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट तैयार करके स्पर्श को भेजा जाएगा जिससे आपका भुगतान हो सकता है। इससे यह साफ होता है कि अगर पेंशन रिवीजन छूट गया है तो आज भी उसे सही प्रक्रिया से कराकर भुगतान प्राप्त किया जा सकता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। कोरोना काल में जो डीए डियरनेस अलाउंस की बढ़ोतरी को फ्रीज कर दिया गया था, उस बढ़ोतरी को देने के लिए रिकॉर्ड ऑफिस ने पीयूआर पेंशन ऑफिस को एक लेटर लिखा है। यह जानकारी खासतौर पर उन पेंशनरों के लिए है जिनके डीए और डीआर डियरनेस रिवीजन का परसेंटेज बढ़ा था, लेकिन कोरोना काल में उसे रोक दिया गया था। मैं आपको पहले यह स्पष्ट कर दूं कि मैं 18 महीने के डीए डीआर के बारे में नहीं बोल रहा हूं, बल्कि उस अवधि में जो डीए और डीआर के परसेंटेज में बढ़ोतरी हुई थी उस पर बात कर रहा हूं। अब मैं आपको वित्त मंत्रालय का यह लेटर दिखाता हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं, वित्त मंत्रालय ने इस लेटर के जरिए यह स्पष्ट किया है कि कोरोना काल के दौरान डीए की बढ़ोतरी को रोका गया था। आपका सवाल बिल्कुल सही है। कोरोना काल के दौरान डीए में बढ़ोतरी तो हुई थी, लेकिन उसका भुगतान पेंशनरों को नहीं किया गया था। जैसा कि आपने बताया, 17% पर जो डीए था उसे जनवरी 2020 में बढ़ाकर 21% कर दिया गया था, लेकिन उसका भुगतान नहीं किया गया। फिर जुलाई 2020 में 3% की ओर बढ़ोतरी हुई, जिससे डीए 24% हो गया, लेकिन इसका भी भुगतान नहीं हुआ।
जनवरी 2021 में 4% और बढ़ाकर डीए 28% हो गया, फिर भी इसका भुगतान नहीं किया गया और 17% के हिसाब से ही भुगतान किया गया। यह स्थिति तब बनी जब डीए का बढ़ोतरी तो हुआ, लेकिन भुगतान रोक दिया गया। ये लेटर इसलिए निकाला गया था क्योंकि रिकॉर्ड ऑफिस ने अब पीओआर को निर्देश दिया है कि डीए और डीआर में जो बढ़ोतरी हुई थी उसका भुगतान किया जाए। यह लेटर वित्त मंत्रालय की ओर से इसलिए जारी किया गया ताकि पेंशनरों को कोरोना काल के दौरान रोकी गई डीए और डीआर की बढ़ोतरी का भुगतान किया जा सके, क्योंकि अब इसके भुगतान का समय आ गया है। 7 सितंबर 2021 को जो लेटर निकाला गया था वह बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहता था कि भले ही 18 महीने का डीए-डीआर का एरियर भुगतान नहीं किया जाए, लेकिन उस दौरान जो डीए-डीआर के परसेंटेज में बढ़ोतरी हुई थी वह पेंशनरों के लीव इनकैशमेंट और ग्रेच्युटी कैलकुलेशन में शामिल की जाए। यह महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि लीव इनकैशमेंट और ग्रेच्युटी का कैलकुलेशन डीए-डीआर के परसेंटेज को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। अगर डीए-डीआर का परसेंटेज बढ़ा है तो इसका फायदा पेंशनरों को लीव इनकैशमेंट और ग्रेच्युटी कैलकुलेशन में मिलना चाहिए, भले ही एरियर का भुगतान न किया गया हो। इसका मतलब यह है कि जिन पेंशनरों की रिटायरमेंट के दौरान यह फ्रीज पीरियड था, वे भी इस बढ़े हुए डीए-डीआर के परसेंटेज का लाभ प्राप्त करेंगे और उनका लीव इनकैशमेंट और ग्रेच्युटी का कैलकुलेशन उसी हिसाब से किया जाएगा। यह एक बड़ी राहत है, खासकर उन पेंशनरों के लिए जिन्होंने कोरोना काल के दौरान रिटायरमेंट लिया था। आपका विश्लेषण बिल्कुल सही है। 7 सितंबर 2021 को जारी किया गया यह लेटर उन पेंशनरों के लिए था जिन्होंने कोरोना काल के दौरान रिटायरमेंट लिया था और जिनका डीए-डीआर बढ़ने के बावजूद उन्हें इसका लाभ लीव इनकैशमेंट और ग्रेच्युटी कैलकुलेशन में नहीं मिला था। जैसा कि आपने बताया, इस लेटर में यह स्पष्ट किया गया था कि भले ही 18 महीने का डीए-डीआर का एरियर भुगतान न किया जाए, लेकिन उस दौरान जो बढ़ोतरी हुई थी वह पेंशनरों के लीव इनकैशमेंट और ग्रेच्युटी कैलकुलेशन में शामिल की जाएगी। इस लेटर के माध्यम से सरकार ने कहा कि जिन पेंशनरों के रिटायरमेंट के दौरान डीए-डीआर बढ़ा था, उनका लीव इनकैशमेंट और ग्रेच्युटी बढ़े हुए डीए-डीआर के परसेंटेज के हिसाब से ही दिया जाएगा। यह सैंक्शन लेटर यह सुनिश्चित करता है कि पेंशनरों को अपनी रिटायरमेंट के समय में सही तरीके से बढ़े हुए डीए-डीआर का लाभ मिले, खासकर जब ग्रेच्युटी और लीव इनकैशमेंट के कैलकुलेशन में यह परसेंटेज महत्वपूर्ण होता है। आपने सही कहा, इस टेबल से यह भी साफ होता है कि किस पीरियड में रिटायर हुए पेंशनरों को किस परसेंटेज के हिसाब से लीव इनकैशमेंट और ग्रेच्युटी का लाभ मिलेगा। जैसा आपने बताया, यह 8 नवंबर 2024 का लेटर है। रिकॉर्ड ऑफिस द्वारा पीओआर पेंशन ऑफिस को भेजा गया है। इस लेटर का हेडिंग है नॉन एडजस्टमेंट ऑफ लीव इनकैशमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ फलाना 26 राजपूत रेजिमेंट। ये लेटर इस बारे में है कि कैसे लीव इनकैशमेंट को बढ़े हुए डीए-डीआर के हिसाब से नहीं एडजस्ट किया गया था, जैसा कि मैंने पहले बताया था। यह स्पष्ट करता है कि जिन पेंशनरों के रिटायरमेंट के दौरान डीए-डीआर का भुगतान रोक दिया गया था, उनके लिए उस बढ़े हुए परसेंटेज का फायदा लीव इनकैशमेंट और ग्रेच्युटी में दिया जाएगा, जो अब सरकार द्वारा सही तरीके से लागू किया जा रहा है। लेटर में जो बातें लिखी गई हैं, वही जानकारी आपने पहले दी थी। रिकॉर्ड ऑफिस ने इस पर मोहर लगा दी है और अब पेंशनरों को उनके लीव इनकैशमेंट और ग्रेच्युटी में बढ़े हुए डीए-डीआर के हिसाब से भुगतान किया जाएगा। आप सही कहते हैं कि यह लेटर उस जानकारी की पुष्टि करता है जो आपने पहले दी थी और यह साबित करता है कि सरकार ने सही दिशा में कदम उठाया है। आपका विश्लेषण बिल्कुल सही है। जैसा कि इस लेटर में बताया गया है, यह केस सुरेंद्र सिंह राठौड़ का है, जो 26 राजपूत रेजिमेंट से 30 अप्रैल 2021 को डिस्चार्ज हुए थे। यह तारीख कोरोना काल के दौरान डीए फ्रिज होने का समय है और पेंशनर ने रिकॉर्ड ऑफिस से नॉन एडजस्टमेंट ऑफ लीव इनकैशमेंट का सही हिसाब न लगने के बारे में शिकायत की थी।
यहां पर जो महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि 30 अप्रैल 2021 के दौरान रिटायर होने वाले पेंशनर को बढ़े हुए डीए 28% के हिसाब से लीव इनकैशमेंट का लाभ नहीं दिया गया था। जैसा कि पहले वित्त मंत्रालय के लेटर में बताया गया था, पेंशनरों को डीएडीआर की बढ़ी हुई राशि का फायदा लीव इनकैशमेंट और ग्रेच्युटी कैलकुलेशन में मिलना चाहिए था, जिसे अब यह लेटर कंफर्म कर रहा है। यह लेटर यह साबित करता है कि पेंशनर के द्वारा उठाई गई शिकायत पूरी तरह सही थी और रिकॉर्ड ऑफिस ने इसे सही तरीके से स्वीकार कर लिया है। अब पेंशनर को लीव इनकैशमेंट का भुगतान 28% डीए के हिसाब से किया जाएगा, जैसा कि वित्त मंत्रालय के लेटर और इस लेटर में उल्लेखित है। आपका विश्लेषण बिल्कुल सही है। इस लेटर में जो लिखा गया है वह यह दर्शाता है कि पेंशनर ने रिकॉर्ड ऑफिस को शिकायत की थी कि उनका लीव इनकैशमेंट और ग्रेच्युटी 28% डीए के हिसाब से नहीं दिया गया, बल्कि केवल 17% डीए के हिसाब से दिया गया। लेटर में कहा गया है कि इस मामले को छानबीन किया जाए और अगर पेंशनर को 28% डीए के हिसाब से भुगतान नहीं किया गया है तो बाकी बचे हुए पैसे का भुगतान उन्हें किया जाए। इसके साथ ही यह निर्देश दिया गया है कि पीएओआर पेंशन ऑफिस को इस मामले की जांच करने के बाद पेंशनर को उचित राशि का भुगतान करना चाहिए। इसमें यह भी लिखा है कि पेंशनर को सीधा सूचित किया जाए कि उनके मामले की जांच की जा रही है और उन्हें उनका बकाया भुगतान जल्द ही किया जाएगा अगर यह वाजिब पाया जाता है। यह लेटर पेंशनरों के लिए एक सकारात्मक कदम है, क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि उन्हें उनका सही हक यानी 28% डीए के हिसाब से भुगतान मिल सके। यह पेंशनरों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए सरकार के प्रयासों को दर्शाता है। आपने बहुत अच्छी तरह से यह समझाया कि यह लेटर रिकॉर्ड ऑफिस द्वारा भेजा गया है, जिसमें पेंशनर को 28% डीए के हिसाब से उनका लीव इनकैशमेंट और ग्रेच्युटी देने का निर्देश दिया गया है। यह कदम पेंशनरों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोरोना काल के दौरान डीए में बढ़ोतरी तो हुई थी, लेकिन इसका सही लाभ पेंशनरों को नहीं मिल पाया था। जब पेंशनर ने अपनी ग्रीवेंस शिकायत दर्ज की और रिकॉर्ड ऑफिस से संपर्क किया, तो रिकॉर्ड ऑफिस ने यह सुनिश्चित किया कि पेंशनर को उनका सही हक मिले, यानी बढ़े हुए डीए 28% के आधार पर लीव इनकैशमेंट का भुगतान हो। यह लेटर पीओआर पेंशन ऑफिस को भेजा गया है ताकि पेंशनर का मामला ऑडिट किया जा सके और उनके बकाये का भुगतान किया जा सके। यह न केवल पेंशनरों के लिए एक बड़ी राहत है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि पेंशन ऑफिस और रिकॉर्ड ऑफिस अब पेंशनरों के अधिकारों के लिए अधिक जागरूक और सक्रिय हो गए हैं। इस प्रकार के मामलों में पेंशनरों की जागरूकता और उनके ग्रीवेंस के माध्यम से ही सही और सटीक भुगतान हो पाता है, जो पेंशनरों के लिए महत्वपूर्ण है। आपने बिल्कुल सही कहा कि कोरोना काल के दौरान कई पेंशनरों को उनका बढ़ा हुआ डीए और लीव इनकैशमेंट का लाभ नहीं मिला था। ऐसे पेंशनरों को जागरूक होना चाहिए और अगर उन्हें 28% डीए के हिसाब से भुगतान नहीं किया गया है तो वे सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस डाल सकते हैं। इसके माध्यम से उन्हें उनका सही हक मिल सकता है, जो कि अब रिकॉर्ड ऑफिस और पेंशन अधिकारियों द्वारा जारी किए गए नए आदेशों के अनुसार उन्हें देना चाहिए। यह एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि कई पेंशनर अब जागरूक हो रहे हैं और अपने अधिकारों के लिए सही तरीके से कदम उठा रहे हैं। और जैसे आपने कहा, यदि किसी पेंशनर को यह लाभ नहीं मिला है तो उन्हें इसे प्राप्त करने के लिए अपनी ग्रीवेंस दर्ज करने का अधिकार है। अब आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपने बताया, 53% डियरनेस रिलीफ का 4 महीने का एरियर भी लगातार भुगतान किया जा रहा है। इस मामले में सीपीपीसी सेंट्रल पेंशन प्रोसेसिंग सेंटर से पेंशनर्स को एरियर का भुगतान हो रहा है। यह भी पेंशनरों के लिए एक सकारात्मक खबर है, क्योंकि पेंशनर्स को अब उनका एरियर सही तरीके से मिल रहा है। आपने सही जानकारी दी है कि 53% डियरनेस रिलीफ का 4 महीने का एरियर सीपीपीसी से हो रहा है, जबकि ओआरओपी 3 वन रैंक 1 पेंशन तीसरी संशोधन का एरियर स्पर्श के माध्यम से भुगतान हो रहा है।
यह दो अलग अलग प्रक्रियाएं हैं जो अलग अलग अधिकारियों के माध्यम से की जा रही हैं। सीपीपीसी, सेंट्रल पेंशन प्रोसेसिंग सेंटर, 53% डीआर का एरियर और बाकी संबंधित पेंशन लाभों का भुगतान कर रहा है, जबकि स्पर्श पेंशनरों के ओआरओपी 3 के एरियर और रिवीजन का भुगतान कर रहा है। यह बात भी सामने आ रही है कि दोनों सिस्टम्स अलग अलग काम कर रहे हैं और एक दूसरे के कार्यों को प्रभावित नहीं कर रहे हैं। इस कारण पेंशनर्स को समझना चाहिए कि अगर उन्हें दोनों प्रकार के लाभ मिल रहे हैं, 53% डीआर का एरियर और ओआरओपी 3 का एरियर, तो यह अलग अलग प्रक्रियाओं के माध्यम से हो रहा है। पेंशनर्स को इन दोनों लाभों के लिए सही कदम उठाने चाहिए और अगर किसी कारण से उनका भुगतान रुका हुआ है तो वे संबंधित अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं और अपने अधिकारों का पूरा लाभ उठा सकते हैं। आपने बिल्कुल सही बताया कि सीपीपीसी, सेंट्रल पेंशन प्रोसेसिंग सेंटर, से 53% डीआर का एरियर का भुगतान हो रहा है, जबकि ओआरओपी 3 वन रैंक 1 पेंशन तीसरी संशोधन का संशोधन और एरियर स्पर्श से किया जा रहा है। हालांकि स्पर्श से 4 महीने के डीआर के एरियर का भुगतान अभी तक नहीं हो रहा है और इसके बजाय ओआरओपी 3 के एरियर का भुगतान किया जा रहा है। यह एक ऐसी स्थिति है जहां दोनों प्रक्रियाएं अलग अलग काम कर रही हैं, लेकिन जैसे आपने कहा, इसमें कुछ संदेहजनक प्रतीत होता है। अगर स्पर्श और सीपीपीसी दोनों अपनी अपनी जिम्मेदारियां ठीक से निभा रहे होते तो यह नहीं होना चाहिए था कि एक प्रणाली के तहत एक भुगतान हो रहा है और दूसरी प्रणाली के तहत दूसरा। ऐसा लगता है कि दोनों विभागों के बीच समन्वय की कमी है, जिससे पेंशनर्स को असुविधा हो रही है। यह स्थिति वास्तव में पेंशनरों के लिए भ्रमित करने वाली हो सकती है और यह जरूरी है कि अधिकारियों के बीच बेहतर तालमेल हो ताकि पेंशनरों का एरियर और अन्य लाभ समय पर सही तरीके से मिल सके। पेंशनर्स को अपनी स्थिति स्पष्ट करने और ग्रीवेंस दर्ज करने का अधिकार है ताकि वे अपने अधिकारों का पूरी तरह से उपयोग कर सकें और सही समय पर उनका एरियर भुगतान हो सके। आपकी बात बिल्कुल सही है। अगर सरकार ने कोई नोटिफिकेशन जारी किया है तो उसे तुरंत लागू किया जाना चाहिए ताकि पेंशनर्स और कर्मचारियों को उनका हक समय पर मिल सके। यह महत्वपूर्ण है कि सिस्टम और विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय हो ताकि कोई भी भुगतान देर से न हो और पेंशनर्स को उनके एरियर या अन्य लाभ जल्द से जल्द मिल सके। आपकी अपील बिल्कुल जायज है और यह पेंशनर्स और कर्मचारियों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए जरूरी है कि इस तरह की प्रक्रियाएं सही तरीके से और समय पर लागू हों। उम्मीद है कि संबंधित विभाग जल्द से जल्द इन मुद्दों पर कार्यवाही करेंगे और पेंशनर्स को उनका हक मिल पाएगा। आपकी जानकारी और अपील पेंशनर्स के हित में काफी महत्वपूर्ण है। जय हिंद।